अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल टार्क को स्टडी करेंगे। टार्क के लिए एक और टर्म यूज़ होती है जिसका नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो सबसे पहले हम टार्क को डिफ़ाइन कर लेते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। टार्क को डिफाइन इस तरीके से करते हैं, इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अराउंड ए पिवट और एक्सिस। यानी किसी चीज़ का अपने एक्सिस या किसी फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द घूमना टॉर्क कहलाता है। इसी को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो आइए इसका फार्मूला लिखते हैं। टॉर्क का फार्मूला है R क्रॉस F। अब आप जानते हैं कि टॉर्क वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की एक एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसमें हमने क्रॉस को यूज़ किया है। तो ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा और जो रिजल्टेंट होगा वो भी वेक्टर होगा। तो टॉर्क के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं जिसे टॉ कहते हैं। अब हम टॉर्क की एग्जांपल्स को देखते हैं। देखें, अगर आप दरवाज़ा खोलते हैं तो ये टॉर्क है। अगर आप स्क्रू ड्राइवर से कोई नट खोलते हैं तो ये भी टॉर्क है। अगर आप रेंच से किसी नट को खोलते हैं तो ये भी टॉर्क है। इसी तरीके से अगर आप किसी मार्कर का ढक्कन घुमाते हैं तो ये भी टॉर्क है। टॉर्क की बहुत सी एग्जांपल्स हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिल सकती हैं। आप इसे मज़ीद सोचिए और अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर टॉर्क जो है वो अप्लाई हो रहा है। अगर हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करें तो ये होगा टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। क्योंकि टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट की एग्जांपल है तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो टॉर्क में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो टॉर्क की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, हमने वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर स्टडी कर रखा है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो तो उनकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल के जरिए फाइंड करते हैं। तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। और डेफिनेटली टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें अपना राइट हैंड आर यानी मूवमेंट आर्म के अलोंग रखना होगा और उसकी उंगलियों को रोटेट करना होगा फोर्स की तरफ। तो जो हमारा राइट हैंड का थंब है वो हमें टॉर्क की डायरेक्शन दे देगा। तो टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing R and F। यानी फोर्स और मूवमेंट आर्म जिस प्लेन में मौजूद होंगे उस प्लेन के परपेंडिकुलर या राइट एंगल पर या 90 डिग्री के एंगल पर हमारा टॉर्क होगा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डोर है जिसका जो मूवमेंट आर्म है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर इस पॉइंट ऑफ फोर्स तक है। ये मूवमेंट आर्म है, इसको हम इस वेक्टर से शो करते हैं। अगर यहाँ पर फोर्स, इस दरवाजे पर फोर्स जो लगती है वो इन ऑफ द पेज हो, यानी कुछ इस डायरेक्शन में हो, अगर ये फोर्स हो तो हम टॉर्क की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? जैसा कि हमने बताया, राइट हैंड थंब रूल हम यूज़ करेंगे। अपने राइट हैंड को आर वेक्टर यानी मूवमेंट आर्म के अलोंग रखेंगे और फोर्स की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे तो हमारा थंब जो है वो हमें डायरेक्शन देगा। तो ये देखें, अगर हमने अपने राइट हैंड को इस
मूवमेंट आर्म के लॉन्ग रखा और फोर्स की तरफ अपनी उंगलियों को कर्व किया, तो ये जो अंगूठा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें टॉर्क दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि टॉर्क जो है आउट ऑफ द प्लेन है, यानी जिस प्लेन में मूवमेंट आर्म और फोर्स मौजूद थी, टॉर्क उसके परपेंडिकुलर या राइट एंगल पर मौजूद है। तो अब इसकी डायरेक्शन को देखने के बाद हम फर्दर इसके बारे में मालूमात देखते हैं। टॉर्क जो है इसका यूनिट देखते हैं अब कि टॉर्क का यूनिट क्या होगा। क्योंकि टॉर्क के अंदर मूवमेंट आर्म और फोर्स दो चीज़ें हैं, इसलिए इसका यूनिट भी इन दोनों ने डिसाइड करना है। आप जानते हैं आर यानी मूवमेंट आर्म एक लेंथ है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, जबकि दूसरी क्वांटिटी फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होगा। अब हम बात करते हैं टॉर्क की डायमेंशन की। तो टॉर्क की डायमेंशन हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखें, मीटर यानी लेंथ है तो इसकी जगह पे हम L लिख लेंगे, जबकि न्यूटन जो है उसकी डायमेंशन हम ऑलरेडी जानते हैं। न्यूटन की डायमेंशन होती है mLT-2। तो यहाँ पर अगर हम ये लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा mL²T-2। तो यहाँ पर हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे mL²T-2। तो ये जो डायमेंशन है ये टॉर्क की है। तो टॉर्क की डायमेंशन फाइंड करने के बाद अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि टॉर्क के अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं हम उनको डिफाइन करते हैं। देखें, टॉर्क के अंदर एक मूवमेंट आर्म है और एक फोर्स है। फोर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मूवमेंट आर्म के बारे में हम तफसील से डिस्कस करते हैं क्योंकि ये नई टर्म है आपके लिए। आर यानी मूवमेंट आर्म क्या चीज़ है इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट from axis of rotation to point of action of force। अब यहां पर 3 पॉइंट काबिल जिक्र हैं, परपेंडिकुलर, एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जबकि हम उस चीज़ पर यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पर फोर्स लग रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर हमने मूवमेंट आर्म कैलकुलेट करना हो तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स तक का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे केस बन सकते हैं, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इनमें से कौन सा मूवमेंट आर्म होगा और कौन सा नहीं होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर बात की है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाली चीज़ तो यहीं से रिजेक्ट हो गई क्योंकि ये डिस्टेंस है। हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी तो हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। जबकि ये वाली जो लाइन है ये भी आपको नज़र आ रहा है, ये कर्व्ड है, ये भी डिस्टेंस है ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली लाइन भी रिजेक्ट हो गई। अब रही बात इस लाइन की, क्या ये लाइन मूवमेंट आर्म बन सकता है? तो हमने कहा था परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो क्या यहाँ पर एंगल 90 का बन रहा है? आप देख रहे हैं, अगर तो ये एंगल 90 का बन रहा है तो ये मूवमेंट आर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर एक और बात काबिल जिक्र है, 2 एंगल 90 के हमने यहाँ पर देखने हैं, एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ इस लाइन का, और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसमें से हम एक लाइन गुजारेंगे जो कि एक्सिस के पैरेलल होगी। ये बात याद रखनी है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स will be parallel to the axis of rotation, यानी हमेशा
जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है उस पॉइंट में से हम एक लाइन गुजारेंगे जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करते हैं। तो ये देखें, ये एक्सिस है तो इसके पैरेलल ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। अब यहाँ पर हमने दो एंगल देखने हैं, दोनों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। एक तो जो कि मूवमेंट आर्म यानी हमारी लाइन आर का इस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, और दूसरा जो हमारे इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ इसका एंगल बन रहा है। हम इन दोनों एंगल्स को देखेंगे। अगर तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मूवमेंट आर्म है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये जो लाइन है इसका एक्सिस के साथ भी एंगल 90 नहीं है, जबकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ भी एंगल 90 नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाली लाइन भी मूवमेंट आर्म नहीं होगी। अब रह गई लास्ट लाइन, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप गौर करें, ये जो लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट? एक पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी बात, इस लाइन का एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ भी 90 का एंगल बन रहा है, जबकि फोर्स के साथ भी 90 का एंगल बन रहा है। तो अगर आप देखें कि हमारा जो मूवमेंट आर्म है या जो वो लाइन जिसको हम मूवमेंट आर्म के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं, उसने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ भी 90 का एंगल बनाया और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ भी 90 का एंगल बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लाइन ही हमारी मतलूबा मूवमेंट आर्म हो सकती है। तो आपने देखा कि मूवमेंट आर्म होने के लिए कुछ शराइत हैं। नंबर 1, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। नंबर 2, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ 90 का एंगल होना चाहिए। और नंबर 3, इसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की तरफ होनी चाहिए, यानी इसका एरो हेड जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास, इसको ज़रा क्लियर करके बना लें, तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो मैंने ब्लू कलर में बनाई। इस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, तो इसका जो मूवमेंट आर्म होगा वो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान बनेगा, और यहाँ पर इसका दोनों के साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसको हम मूवमेंट आर्म कहेंगे। जबकि इसका जो एरो हेड होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो फोर्स की तरफ होगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की तरफ हमेशा हम मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन लेंगे। तो अब तक हमने देखा टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज़ है। ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है। वो क्या है कि हमेशा याद रखें कि हम ये देख चुके हैं कि जब हम राइट हैंड रूल लगाते हैं और टार्क की डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, तो टार्क की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है टार्क जिसमें मूवमेंट आर्म और फोर्स पाए जाते हैं। इससे नेक्स्ट जो अहम पॉइंट है वो ये है कि टार्क का हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा। इसकी डायरेक्शन जब भी आप फाइंड करेंगे तो टार्क जो आएगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होगा, यानी टार्क जो है वो पैरेलल होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के। ये बात नहायत अहम एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि टॉर्क और फोर्स एनालॉग हैं एक दूसरे के। अब इस चीज़ को देखते हैं कि ये कैसे एनालॉग हैं। देखें, जो काम फोर्स लीनियर मोशन के दौरान कर रही है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन के दौरान कर रहा है। फोर्स क्या करती है? फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन पैदा करती है। सेम उसी तरीके से टॉर्क जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा करता है। इसको हम अल्फा से शो करते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये देखें, जिस तरीके से फोर्स के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ता है, इसी तरीके से टॉर्क के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ता है।
जिस तरीके से फोर्स के जीरो होने से एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, सेम उसी तरीके से टार्क के जीरो होने से एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो ये है कि टार्क को पॉजिटिव या नेगेटिव कब लेना है। तो देखिए, अगर तो टार्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, और अगर टार्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। तो नेगेटिव टार्क कब लेंगे? जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होगी, तो तब हम उस टार्क को नेगेटिव टार्क कहेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होगी तो उसको हम पॉजिटिव टार्क कहेंगे। तो टार्क को पॉजिटिव या नेगेटिव उसकी रोटेशन करवाती है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो टार्क को पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज है तो टार्क को नेगेटिव लेंगे, और ये कन्वेंशन है। नेक्स्ट हम एक नहायत अहम चीज़ को देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, और फोर्स के डिफरेंट एंगल्स हम देखते हैं, क्या फोर्स के चेंज होने से मूवमेंट आर्म चेंज हो रहा है या नहीं। देखें, लेट्स सपोज हमारे पास फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और मूवमेंट आर्म जो होगा आपको पता है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो मूवमेंट आर्म जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस होता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो लाइन है इसका तो परपेंडिकुलर एंगल 90 का एंगल नहीं बन रहा, ना ही इसका बन रहा है, ना इसका बन रहा है, ना इसका बन रहा है, और ना ही इसका बन रहा है। तो इन तमाम लाइनों का मूवमेंट आर्म के साथ 90 का एंगल नहीं बन रहा। तो इस केस में हम किस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे? तो देखें, हमने कहा था कि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अंदर से एक ऐसी लाइन हम गुजारेंगे जो कि एक्सिस के पैरेलल होगी, जिसे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। और हमने उस लाइन के साथ मूवमेंट आर्म का एंगल देखना है कि वो 90 डिग्री है या नहीं। फोर्स के साथ हमने एंगल नहीं देखना, हमने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ एंगल देखना है। तो देखें, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो सेम रहेगा, बेशक ये वाली फोर्स हो, 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 या ये वाली फोर्स हो। तो आप गौर करें, सब का कॉमन पॉइंट एक ही है, यानी इन सब का पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी सेम होगी, जो कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल अब हम एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गई, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब अगर गौर करें तो इन तमाम केसेस में बेशक फोर्स F1 हो, F2 हो, F3 हो, F4 हो, F5 हो या F6 हो, इन तमाम केसेस के अंदर मूवमेंट आर्म की मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आ रही, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इन तमाम फोर्सेस का एक ही है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी इन तमाम फोर्सेस का एक ही है। इसलिए मूवमेंट आर्म की लेंथ जो है वो हमेशा सेम रहेगी।